नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु दांगी उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग 10 रिवीजन क्लासेस कंप्लीट करने वाले हैं। एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी इन एग्जाम्स के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आज इस क्लास का तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों। इससे पहले 2 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस पूरी क्लास में आप लोगों को अंत तक मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि ये क्लास आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में सिलेक्शन में आप लोगों की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और साथियों, यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें नई नई शुरू करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, शब्द डॉक्यूमेंट्री में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। साथियों, इस क्लास के अंदर हम लोग मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों को बताना कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया डॉक्यूमेंट्री, तो इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो साथियों, बहुत ही सिंपल तरीका है। रीजनिंग के अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर से एक क्वेश्चन है, तो आप सभी से करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर जब तक शब्द लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्री, इसे आप लोग किस प्रकार से सोल्व करोगे डॉक्यूमेंट्री को। सबसे पहले आपको बस अल्फाबेट बोलना और कुछ भी नहीं करना साथियों। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहला शब्द डी, यहाँ डी के बाद क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर पर एफ होना चाहिए, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। फिर होना चाहिए जी, यहाँ एच होना चाहिए, यहाँ पर आई, यहाँ पर होना चाहिए जे, और यहाँ पर होना चाहिए के, यहाँ पर एल और यहाँ पर एम। तो यहाँ पर डी से जब हम लोग गए इधर की साइड तो हमें एक भी अक्षर युग्म नहीं मिला। साथियों, अगला वर्ड आप लोगों को लेना होगा जैसा कि ओ। ओ से हम लोगों को दाईं ओर भी जाना होगा और बाईं ओर भी जाना है। नॉर्मल अल्फाबेट आप लोगों को बोलना है। जैसे ओ के बाद पी आता है, जो हमें नहीं दिया गया। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा अक्षर युग्म नहीं है। ओ से हम इधर की साइड जाएंगे तो ओ के बाद डी लिखा है, जबकि होना क्या था, ओ के बाद पी होना चाहिए था साथियों। इसी प्रकार सी को उठाते हैं और जल्दी से अब अल्फाबेट बोलते हैं। सी के बाद डी होना चाहिए, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, ये जी, एच, आई, जे। तो यहाँ पर भी एक भी अक्षर युग्म ऐसा हमें नहीं मिला। इसी प्रकार सी के इधर डी होना था, यहाँ पर ई होना था। आगे बढ़ते हैं यू से, तो साथियों यू के बाद आता है वी, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ एक्स, वाई, जेड, फिर वापस से ए। तो साथियों यहाँ फिर से कोई अक्षर युग्म ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं यू से इधर की साइड, तो यहाँ वी होना था, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ एक्स, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार चलते एम से, यहाँ पर एन होना था, यहाँ ओ होना था, यहाँ पी होना था, यहाँ क्यू और यहाँ पर आर। तो एम से इधर की साइड एक भी अक्षर युग्म नहीं है। अब चलते इधर की साइड, एन, ओ, पी, क्यू। साथियों यहाँ पर भी एक भी अक्षर युग्म ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ई से, ई के इधर एफ होना था, यहाँ जी होना था, यहाँ एच, यहाँ पर आई। यहाँ पर ऐसा कोई अक्षर युग्म नहीं दिखाई दे रहा है। इधर की साइड जाएंगे हम लोग ई से, एफ, जी, एच, आई, जे, ऐसा कोई अक्षर युग्म यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग एन से, एन के बाद आता है ओ, पी, क्यू, ऐसा कोई अक्षर युग्म नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं एन से इधर की साइड, तो यहाँ पर आएगा ओ, यहाँ पर आएगा पी, क्यू, आर, एस, टी। तो एक भी अक्षर युग्म यहाँ पर नहीं। अब टी को लेंगे साथियों, टी से चलेंगे यू, वी, इधर नहीं है तो इधर की साइड जाएंगे, टी से यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। उसके बाद ए बोल रहा है साथियों, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद चलते आर से, एस आएगा इधर, यहाँ पर आएगा आर से इधर की साइड एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। एक भी आर से एक भी अक्षर युग्म ऐसा नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं वाई से, वाई से इधर तो कुछ भी नहीं है साथियों। इधर की साइड जाएंगे तो इधर जेड, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच।
तो यहाँ पर इस शब्द में कोई भी अक्षर युग्म ऐसा नहीं है जिन दो अक्षरों के बीच उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा ए वाला ऑप्शन होगा, कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से बस अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों REST, रेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। इस प्रश्न में आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो आप सभी बताइए कमेंट्स में कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला होगा। साथियों आप सभी को मालूम होगा एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब। तो मैं आपको बता दूं अभी यहाँ पर हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में कि दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो REST लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसे समझिए, इसका जो भी दर्पण प्रतिबिंब होगा मतलब जो वर्ड लिखे हैं यहाँ पर ये वर्ड उल्टे नहीं होंगे। मतलब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दायां हिस्सा बाईं ओर दिखता है और बायां हिस्सा दाईं ओर दिखता है। तो साथियों ए वाला ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिस प्रकार से REST यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है उसी प्रकार से ऑप्शन में दिया, तो दर्पण प्रतिबिंब कहीं ना कहीं थोड़ा तो चेंज होता है। आगे में अगर बात करूं आप लोगों से तो ए वाला तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। बी वाला चेक करते हैं क्या बी वाला सही होगा। तो साथियों यहाँ बी को करने से पहले हम सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। सी वाले में आर पूरा उल्टा हो गया, टी भी उल्टा हो गया, मतलब ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में अक्षर उल्टे नहीं होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ अक्षर जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते। जैसे ये आर है, आर का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा उल्टा नहीं होगा, सिर्फ दायां हिस्सा बाईं ओर और बायां हिस्सा दाईं ओर। इसलिए सी भी गलत होगा साथियों और डी वाला ऑप्शन भी आपका गलत होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन होगा। वो इसलिए होगा कि देखिए जो दाईं ओर लिखा था वो बाईं ओर लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर बारी है एस की, और एस का दायां हिस्सा बाईं ओर बायां हिस्सा दाईं ओर। ई का दर्पण प्रतिबिंब ई जैसा होगा और आर का जो दायां हिस्सा था वो बाईं ओर दिखने लगा और बायां दाईं ओर। ये उल्टे नहीं हुए, मतलब बी सही होगा। और बी किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी वाले में। साथियों राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। तो दर्पण प्रतिबिंब होता कुछ नहीं है, बस आप लोगों को समझना है कि दायां हिस्सा बाईं ओर बायां हिस्सा दाईं ओर। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिर से। यहाँ पर एक दर्पण, यहाँ पर साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कट चुका है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, इसका भी आप लोगों को बताना होगा। दर्पण प्रतिबिंब आपको इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना होगा। और ये जो दर्पण रखा है साथियों एमेन यहाँ पर ये दर्पण रखा है, ये बताया गया, इसका भी आपको दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बताना है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर आप लोगों को देना है। वीडियो अच्छा लग रहा, वीडियो नहीं क्लास, यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार सभी लाइक कर दें, क्लास को एक बार शेयर कर दें। और आप यदि चैनल पर नए आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका इस चैनल से कहीं ना कहीं सिलेक्शन डेफिनेटली होना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, आकृति का बायां हिस्सा दाईं ओर दिखने लगता है। जैसे कि आप दर्पण रखा तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो साथियों प्रतिबिंब में जो दर्पण के नजदीक वाला हिस्सा है प्रतिबिंब में भी दर्पण के नजदीक दिखाई देगा। और ये जो नीचे वाला वर्ग दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर दिखाई देगा, और ये यहाँ पर जो जीरो लगा हुआ है साथियों इसमें ये यहाँ पर दिखाई देगा। इस प्रकार इसका ये दर्पण प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। ये ABCD ये सब गलत होंगे, तो बस आप लोगों को समझना है दोस्तों। मैथ और रीजनिंग का मैं आपको बता दूं, मैथ और रीजनिंग एक ही चीज मांगता है, सिर्फ समय और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, बाकी सारी चीजें इजी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है।
वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करें ताकि उसे 10% का लाभ हो। साथियों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप समझो, आदमी को 10% लाभ कमाना है, 10% लाभ कमाना है। यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं बताया यानी सीपी, तो साथियों में सीपी बराबर मान लूंगा 100 रुपया है। अगर व्यक्ति आप समझो 10% लाभ यदि कमाएगा तो वो 100 रुपये पे कमाएगा, और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। इसलिए इस वस्तु का जो एएसपी यानी विक्रय मूल्य जो बनेगा दोस्तों, वो 100 रुपये का निकलेगा। 100 अपने आप में 100% था, 10% लाभ कमाएगा मतलब 110/100, मतलब उसे वस्तु 110 रुपये में बेचनी पड़ेगी। 110 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला, क्रय मूल्य जो होगा वस्तुओं का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करें। दोस्तों, अंकित मूल्य आप लोगों से पूछा जा रहा है, मैं मान लेता हूं अंकित मूल्य 100 रुपया होगा। अब आप समझो यहां पर कि 100 यानी अंकित मूल्य पर 12% आदमी छूट देगा। 12% छूट देगा मतलब 88% में वो सामान को बेच रहा है, तो अंकित मूल्य यानी 100 का 88% निकालूंगा तो इस प्रकार से निकाला जाएगा 100 गुणा 88/100, तो यह आ जाएगा अंकित मूल्य पर 88% विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों 110 के बराबर यह वैल्यू हो जाएगी। अब 100 का वैल्यू आपको यदि लाना है तो आपको क्या करना होगा, 100 को 110 की साइड 100 को भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 88 जो होगा गुणा से इधर आएगा तो भाग में जाएगा। यहाँ पर साथियों 11 धाम 110 होता है, 11 88 होता है। यहाँ पर 4 से काटूंगा दोस्तों, 4 दूनी 8, फिर 4 से ऊपर भी काटूंगा 25 टाइम कटेगा, 2 से ये कटेगा 10 तो 5 बार कटेगा, और 1 से बराबर जो निकल कर आएगा साथियों 25 पंज 125, 25 पंज 125। इसका मतलब जो हमारा अंकित मूल्य आएगा, अंकित मूल्य जो आएगा साथियों वो 125 निकल कर आएगा। तो आप ये क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करें। तो साथियों क्रय मूल्य था हमारे पास 100 रुपया, जबकि अंकित मूल्य आया हमारे पास 125 रुपया। तो इन दोनों का अंतर है दोस्तों 25 रुपया, और 25 रुपया को क्रय मूल्य के साथ प्रतिशत में यदि बदला जाए तो बटे में क्रय मूल्य 100 लिखेंगे और गुणा 100 करेंगे। इस प्रकार 25% अधिक मूल्य पर वस्तु को अंकित करना होगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, इसका राइट आंसर होगा। तो बिना एक्स वाई के झंझट में पड़े दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन के आंसर लेकर आना है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित अक्षर समूह अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के स्थान पर आधारित है। इसी आधार पर प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज आपको दी गई है, इस सीरीज में आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यह सीरीज किस अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है। एक्स से वी बन जाना तो -2 कर देना साथियों। इसी प्रकार v से t बन जाना तो फिर से -2 किया जाएगा। फिर यहाँ पर t से r बन जाना तो -2 होगा दोस्तों। यहाँ r से पुनः -2 करेंगे दोस्तों तो आएगा q, q नहीं होगा दोस्तों p होगा। यहाँ पर आएगा p, अगला जो वर्ड होगा वो p होगा। इस प्रकार हमारा सारे ऑप्शन गलत हो जाते। एग्जाम में ज्यादा समय गंवाने वाली बात नहीं है दोस्तों, बी वाला राइट आंसर बनेगा। अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार आएगा। अगला वर्ड है यहाँ डी, डी से जी बना, +3 हुआ दोस्तों। डी में +3 किया गया तो यहाँ पर जी बनाया गया, और जी से फिर बन रहा है जे, तो फिर से +3 किया साथियों, और जे से फिर बना एम, तो जे में भी +3 के करेगा तो एम बनेगा। अब साथियों यहाँ आगे एम में फिर +3 करेंगे तो क्या बनेगा, पी बनेगा। फिर से पी बनेगा साथियों, तो ये पी आया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ए से जे बना, आई जे +2 किया साथियों,
और जैसे एल बना तो यहाँ भी +2 हुआ इन दोनों के बीच। अंतिम वर्ड हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, एल से एन बन जाना मतलब +2 कर देना, और एन से फिर 2 प्लस करेंगे साथियों तो बनेगा पी। यानी इस प्रकार जो आपका उत्तर होगा ट्रिपल पी होगा, बी वाला आंसर होगा। तो सीरीज 1 या 2 क्वेश्चन कांस्टेबल में आते हैं दोस्तों, बाकी आरआरबी ग्रुप डी डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो आपको इसकी मेहनत करके रखना है साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि माइन MINE माइन को लिखा जा रहा साथियों 3214, आगे बोला गया टाल्क TALK टाल्क को लिखा जाएगा साथियों 8756। इसी प्रकार पिक दोस्तों आगे भी बोला गया PEAK, पिक को लिखा गया 8964। इसी प्रकार टेम को भी लिखा गया दोस्तों TAME, तो कहीं भी लिख सकते हैं TAME। टेम को लिखा गया 1654। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है तो एम को दर्शाता है दोस्तों, यहाँ एम का कूट क्या होगा आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर चेक करेंगे एम पहले नंबर पर है और यहाँ भी 3 पहले नंबर पर है, एम का कूट होगा साथियों 3। तो बस नॉर्मल अप्रोच था, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एम का कूट आपको यहाँ पर बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 एम का कूट यहाँ पर दर्शाता है। आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो साथियों क्वेश्चन में दिया क्या हम समझेंगे कि बी प्लस सी अगर किसी काम को मिलकर करें तो 12 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़ें, सी और ए अगर उस काम को मिलकर करें तो यहाँ पर 8 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला तीनों मिलकर, तो साथियों इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर यदि इस काम को करेंगे तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। साथियों यहाँ पर इनका हम लोग लेंगे एलसीएम लेने से आएगा टोटल वर्क, तो इसका जो एलसीएम होगा साथियों 24 होगा। आप लोग आराम से ले सकते 12 का 8 का 6 का एलसीएम, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 24 यहाँ तीनों से डिवाइड हो जाएगा 24 आएगा। इसका मतलब टोटल वर्क 24 आया हमारे पास। आगे बोला एक एक दिन का काम इनका हम निकाल लेंगे, 12 दूनी 24, यहाँ एक दिन में ये 2 करते हैं बी और सी और ए 8 दिन में 24 काम करते तो एक दिन में 3 काम करेंगे। ए बी सी 6 दिन में 24 काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम करेंगे। साथियों ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा गया, तो क्यों ना हम लोग ए बी सी के एक दिन के काम में से सी और ए का जाएगा दोस्तों ए बी सी में से, यानी ए बी सी का एक दिन का काम है दोस्तों 4, और यहाँ पर अगर बात करूं मैं सी और ए का एक दिन का काम है 3, ए बी सी में से ए सी गया दोस्तों तो यहाँ बचेगा हमारे पास बी, तो ये जो वर्क आएगा एक दिन का काम आएगा बी का 1 काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो होगा दोस्तों एक दिन में एक काम करता है तो 24 काम यानी पूरा काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे, तो साथियों पूरे 24 दिन यहाँ पर इसको लगेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। यहाँ पर अब हमें निकालना है किसका, ए का, तो ए बी सी में से किसे घटाया जाए कि ए बच जाए, तो बी और सी को हटा देंगे साथियों। ए बी सी का एक दिन का काम है 4 और बी और सी का एक दिन का काम है 2, 4 में से 2 गया साथियों, ए बी सी में से बी सी गया तो यहाँ ए का एक दिन का काम बचेगा, 4 में से 2 गया 2, मतलब ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो 24 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए बराबर 24 काम करेगा, 2 का भाग लगाऊंगा 12 दिन में, तो इस प्रकार हमारे पास निकल कर आ गया साथियों ए बराबर उस काम को 12 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन ने ये पूछा
ए और बी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो साथियों काम तो हमारे पास टोटल 24 हैं। 24 काम को बी अकेला 24 दिन में मतलब एक दिन में एक काम करेगा। ए टोटल 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। ए और प्लस बी, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे साथियों 3। तो ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे यही हमसे पूछा और यही हमारा उत्तर आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टोटल 24 काम हमारे पास है और एक दिन में 3 करते हैं तो 24 करने में इनको ए प्लस बी को यहाँ पर 8 दिन लगने वाले हैं। 8 दिन राइट आंसर होगा साथियों। 8 दिन ऑप्शन नंबर सी को देखिए। तो चीजें आसान है, जरूरत है थोड़ी सी मेहनत की और रेगुलर कंटिन्यू बने रहने की। दोस्तों क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारी मेहनत होता है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों Z बराबर 26 और PAT बराबर 37 तो PEAL बराबर क्या होगा। तो जल्दी से आपको इसका आंसर देना है साथियों। Z बराबर 26 लिखा, इसका मतलब आपको पहले ये समझना है कि Z को किस अकॉर्डिंग यहाँ पर 26 लिखा गया होगा। साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में Z 26 यानी 26 नंबर पर आता है। आगे मैं अगर बढ़ूं दोस्तों तो यहाँ पर अगर लिखा है PAT को लिखा जा रहा है 37 साथियों। इसका मतलब ये किस अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। तो P अंग्रेजी वर्णमाला में 16 नंबर पर होता है, A 1 नंबर पर होता है और T 20 नंबर पर होता है। साथियों 37 बना तो क्या इन सबको जोड़ के तो नहीं बनाया गया। तो आप समझ सकते 20, 16 और 1 इनको यदि जोड़ा जाए तो बनेगा 37। साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि PEAL बराबर क्या होगा। PEAL तो यहाँ पर साथियों हम जिस प्रकार इधर लिखा गया पीछे उसी कोड भाषा में PEAL को बताना है। P 16 पर होता है साथियों, E 5 पर, A 1 पर होता है और लंच यानी L 12 नंबर पर होता है। तो साथियों यहाँ पर इन सबको जोड़कर यानी इनका योगफल ही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे साथियों 2, 2 1 3 और 5 8, 6 14 के 4 कैरी 1। यहाँ पर करोगे आप 1 और 1 2, 2 और 1 होता है दोस्तों 3, मतलब यहाँ पर 34 इसका उत्तर आएगा। तो PEAL को लिखा जाएगा साथियों 34। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का क्रम साथियों यदि आपको आता है तो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे चैप्टर्स में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके वो चैप्टर्स कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, नितिन को निश्चित रूप से याद है कि निधि का जन्म दिवस मंगलवार के बाद और शुक्रवार के पहले है। दिरेक को निश्चित रूप से याद है निधि का जन्म दिवस बुधवार के बाद परंतु शनिवार से पहले है। निधि का जन्म दिवस किस दिन है। साथियों बहुत आसान है क्वेश्चन, बस आपको करना आना चाहिए। नितिन को निश्चित रूप से याद है साथियों, यहाँ बताया गया नितिन बोल रहा है दोस्तों कि नितिन के अनुसार जो निधि है, निधि के बर्थडे के बारे में बात हो रहा है कि निधि का जो जन्मदिन होगा वो मंगलवार के तो बाद रहेगा। साथियों वो मंगलवार भी नहीं रहेगा, मंगलवार के बाद रहेगा और शुक्रवार भी नहीं होगा, शुक्र से पहले होगा। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों मंगल के बाद आता है बुध और बुध के पहले बाद आता है दोस्तों गुरुवार और गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार। इसका मतलब ये हुआ साथियों शुक्रवार आपका लिखा जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग शुक्रवार को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नितिन ने बोला कि शुक्रवार से पहले होगा। आगे लिखा है दिरेक, यहाँ लिखा है साथियों दिरेक। यहाँ पर आगे लिखा गया कि दिरेक जो है उसको निश्चित रूप से याद है कि जो निधि है ये भी निधि के बर्थडे के बारे में बोल रहा है कि बुधवार के बाद होगा, मतलब बुधवार भी नहीं होगा तो गुरुवार होगा। और यहाँ पर बोला शनिवार के पहले, तो शनिवार के पहले क्या आता है गुरु होगा, गुरु के बाद होगा दोस्तों बुधवार, गुरुवार के बाद आता है साथियों शुक्रवार और शुक्रवार के बाद शनिवार आपको नहीं लेना है क्योंकि शनिवार से पहले हुआ। तो इन दोनों के अनुसार कौन सी बात सत्य हो रही है। जो दिन दोनों में कॉमन होगा साथियों वही आपका उत्तर होगा।
दोनों जगह गुरुवार यहाँ पर कॉमन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुरुवार। राइट उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर गुरुवार। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रति एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा एक वर्ग का विकर्ण 12√2 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। साथियों वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, दिया है वर्ग का विकर्ण, तो सिंपल है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण होता क्या है। तो दोस्तों a√2 वर्ग का विकर्ण होता है। a बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो a बराबर होगा वर्ग की भुजा। a बराबर होगा वर्ग की भुजा। इसका मतलब विकर्ण का वैल्यू हमें दिया है वर्ग का विकर्ण, तो साथियों विकर्ण के स्थान पर लिखूंगा 12√2 और बराबर हो जाएगा ये a√2 के। हमें चाहिए उसकी भुजा का मान, तो a बराबर निकल कर आएगा 12√2 गुणा से 2√2 इधर आएगा तो भाग में √2 से √2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ a बराबर बनेगा सिर्फ 12। a बराबर होगा साथियों 12। इसका मतलब ये हुआ कि उस वर्ग की प्रत्येक भुजा हमारे पास निकल कर आ गई दोस्तों 12। वर्ग की सारी भुजाएं 12 मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होती है, उसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जिसको नहीं मालूम है साथियों समझ लेना। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है हमेशा भुजा का वर्ग, a का वर्ग करो तो वर्ग का क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा का वर्ग मतलब 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग करेंगे साथियों तो 144 मीटर वर्ग, 144 मीटर वर्ग या वर्ग मीटर। तो राइट उत्तर होगा साथियों 144, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो एडवांस मैथ बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल एग्जामों में पूछा जा रहा है साथियों, तो एडवांस पे भी फोकस बना के रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विषम को चुनना है साथियों। विषम का मतलब होता है इन सब में अलग क्या होगा, इन सब में अलग क्या होगा, क्या सी होगा या बी होगा, डी होगा या ए होगा। तो साथियों यहाँ लिखा ए के बाद आया बी के बाद आया सी के बाद आया डी, सब में 1 1 प्लस हुआ। यहाँ पर अगर बात करें W23, यहाँ लिखा 110, यहाँ लंच 12 साथियों, लंच 12 W23 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, L 12 नंबर पर होता है, Q 17 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर समझो ABCD ये तो एक क्रम में लिखे गए। यहाँ पर कहने का मतलब ABCD ये 4 जगह हैं, इनमें से गलत क्या है, क्या W23 गलत है या फिर L 12 गलत है। विषम मतलब अलग चुनना है साथियों, या फिर Q अलग है। तो साथियों में दिखाई दे रहा कि A वाला तो गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि W23 पर होता है। C भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि L 12 नंबर पर आता है। D भी गलत नहीं हो सकता, क्या होगा 17 नंबर पर। इसका मतलब B एक 110 लिखा साथियों, तो ये अलग है, इन 3 ऑप्शन से भिन्न है और ये विषम होगा, इसलिए B आपका उत्तर होगा। इस प्रकार एग्जाम में सावधानी पूर्वक चीजों को करना है, पूछा क्या गया पहले इस पर एनालिसिस करना है साथियों। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने माध्य बताया 9 है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य आपको बताना है साथियों। यहाँ पर माध्य, तो आपको क्या करना होता है, माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर कितने, यहाँ पर हमारे पास आंकड़े दिए हैं 1, ये पूरा 2, ये 3, 4, 5 साथियों, 5 आंकड़ों का हमें माध्य दिया है 9। 3 प्रेक्षण, जो अंतिम 3 प्रेक्षण उनका माध्य बताना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है साथियों, यहाँ पर दोनों साइड से बराबर छोड़ दिया जाए। 2 इधर से छोड़ दिया गया और इसी प्रकार 2 इधर से छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब जो माध्य होता है वो मध्य का मान होता है, बीच वाला मान होगा। इसलिए यहाँ पर बीच में क्या लिखा है, x + 5 लिखा है, x + 5।
ये जो सीरीज दी गई है इसका मान दिया है x+5 और यहाँ पर इसका मान दिया है 9, तो 9 के बराबर हो जाएगा x+5। हमें x का वैल्यू लाना है तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो 9 - 5 बनेगा और x बराबर आया हमारे पास दोस्तों 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर हमें पूछा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताओ, तो अंतिम 3 प्रेक्षण यहाँ निकाल लेंगे हम लोग। अंतिम 3 प्रेक्षण तो क्या थे दोस्तों, अंतिम 3 प्रेक्षण पहले हम इसे समझ लेते हैं। आखिरी 3 प्रेक्षण क्या है हमारे पास, तो पहला प्रेक्षण, दूसरा प्रेक्षण और ये तीसरा प्रेक्षण। एक प्रेक्षण x+5 है, एक प्रेक्षण हमारे पास x+8 है, आखिरी प्रेक्षण है दोस्तों x+9। तो यहाँ x की वैल्यू लेकर, x की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद हम सभी प्रेक्षणों का मान निकालेंगे अंतिम 3 प्रेक्षणों का। तो 5 में +4 करेंगे 9 होगा साथियों, और यहाँ पर 8 में x का मान है 4, 8 + 4 बराबर 12 होगा। या इसी प्रकार 9 + x का मतलब 4 है तो 9 4 होता है 13। अब यहाँ पूछा इन 3 प्रेक्षणों का माध्य बताओ, तो दोस्तों 9 का, 12 का और यहाँ पर 13 का माध्य हमें बताना है। तो माध्य का मतलब होता है साथियों इन सबको जोड़ दो और इनमें ये जितने आंकड़े उतने का भाग लगा दो। तो इनका जो माध्य निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, 9 + 12 + 13 और बटे में 3 संख्याएं हैं टोटल दोस्तों, 3 आंकड़े हैं तो 3 का भाग लगाऊंगा। तो यहाँ बन के आएगा माध्य बराबर बनेगा 3 2 5, 9 5 14 के 4 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3, 34 बनेगा साथियों, 34/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा 34/3 ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप यदि हमारे साथ बने हैं तो हम आप लोगों को इससे भी बेहतर क्वेश्चन देंगे। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास करना है और क्लास को लाइक शेयर करना है साथियों, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो, हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे साथ मेहनत कर रहे हो। साथियों चीजें आपको कहीं भी मिल जाएगी, कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन कंटेंट का वैल्यू होता है साथियों। कंटेंट ऐसा पढ़ो जो काम का है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, कोई कथन और निष्कर्ष आपको निकालना है यहाँ पर। तो हम पहले कथन को पढ़ते हैं। कोई नाव दुकान नहीं है, मतलब साथियों कथन के अनुसार हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और कथन में बोला गया कि कोई भी नाव दुकान नहीं है, दुकान के साथ नाव का संबंध नेगेटिव बताया गया। आगे कहा जा रहा सभी दुकान बंदूकें हैं। क्या सारी दुकानें यहाँ पर कथन में बोला जा रहा बंदूकें हैं, तो दुकानों का सारा हिस्सा बंदूकों के डायग्राम में आएगा। आगे बोला जा रहा सभी नावें बंदूक हैं। फिर दूसरा वाला निष्कर्ष कह रहा कोई नाव बंदूक नहीं है। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि नाव और बंदूक, यहाँ भी लिखा है नाव और बंदूक, एक बार कह रहा है कि सभी नावें बंदूकें हैं और एक बार कह रहा है कि कोई नाव बंदूकें हैं। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों जगह समान है, नाव और बंदूक, यहाँ भी नाव और बंदूक। और एक बार यहाँ पर पॉजिटिव बात हुई है साथियों, पॉजिटिव बात हुई है, और एक बार यहाँ पर नेगेटिव बात हुई है। एक बार यहाँ पर नेगेटिव बात हुई है तो यहाँ पर जो हमारा निष्कर्ष आएगा इन दो के साथ तो यह लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है। और नहीं भी पढ़ा तो समझ लेना साथियों, जब कर्ता और कर्म समान हो और एक बार पॉजिटिव बात की गई हो और एक बार नेगेटिव, इसका मतलब या तो पहला निकलेगा साथियों, या तो फर्स्ट अनुसरण करेगा या सेकंड, इन दोनों के साथ तो ये लिखा होगा। फिर अगला पढ़ते हैं दोस्तों थर्ड के साथ क्या हो रहा है। कुछ बंदूक दुकान है। क्या साथियों बंदूकों का कुछ हिस्सा दुकान के पास है? तो बिल्कुल। ऑल केसेस में हम बात करें तो बाहर से अंदर की ओर कुछ के केस सही होते हैं, इसलिए थर्ड भी अनुसरण करता है। थर्ड भी हमारा अनुसरण करता है। क्या चौथा अनुसरण करेगा? सभी बंदूकें दुकान है। क्या बंदूकों का हिस्सा सारा दुकान के पास है क्या साथियों? नहीं, जबकि हमें दुकान का सारा हिस्सा बंदूकों के साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए फोर्थ वाला तो गलत होगा।
तो आपका उत्तर किस प्रकार ऑप्शन फिल करोगे दोस्तों। आंसर लाने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि उत्तर में आप लोगों को बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा या तो फर्स्ट या सेकेंड अनुसरण करेगा और थर्ड भी अनुसरण करेगा, तो कौन सा ऑप्शन निकलता है साथियों, ए वाला। तो बस सावधानी यही रखना है, कहा क्या जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है और ऑप्शन किस अकॉर्डिंग दिए साथियों। एग्जाम के अंदर थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है हमें। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, एक परीक्षा में राज को मोती से अधिक अंक मिले पर वे अंक उतने नहीं थे जितने मीना को मिले थे। साथियों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको अधिक अंक मिले हम उसे ऊपर लिखेंगे और जिसको कम अंक मिले हम उनको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ बोला गया राज को मोती से अधिक मिले, मतलब मोती तो नीचे आएगा और इसके ऊपर लिखा जाएगा राज। आगे बोला पर वे अंक उतने नहीं थे जितने की मीना के थे। मतलब साथियों पर का मतलब और एवं तथा सबका मतलब होता है पहला आदमी, और पहला आदमी है राज। यहाँ राज के बारे में बोला जा रहा कि राज को मोती से तो ज्यादा मिले लेकिन राज को उतने नहीं मिले जितने मीना के थे। मतलब मीना के राज से भी ज्यादा अंक थे। मीना कहाँ आएगी, राज के भी ऊपर आएगी। आगे पढ़ते हैं, मीना को रूपाली और गणेश से ज्यादा अंक मिले। तो साथियों मीना को गणेश और रूपाली दोनों से भी अधिक अंक मिले, मतलब गणेश और रूपाली दोनों भी मीना के नीचे आएंगे। तो यहां पर हमारा पैटर्न क्या बनेगा, गणेश को मोती से कम अंक मिले। साथियों गणेश मोती से नीचे आएगा, मतलब यहां गणेश आएगा, गणेश को मोती से कम मिले और रूपाली। अब गणेश रूपाली दोनों में कम कौन होगा ये हमें मालूम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अभी ऐसे होगा। आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर कह रहा है अंक मिले पर उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं थे। साथियों यहां पर बोला जा रहा है, फिर से मैं यहां जमा देता हूं एक साइड। यहां पर बोला गया था, शुरू से हम लोग पढ़ेंगे इसको, एक परीक्षा में राज को मोती से अधिक मिले तो राज तो ऊपर आएगा, मोती नीचे आएगा। साथियों यहां लिखूंगा मोती। मीना को रूपाली और गणेश से ज्यादा अंक मिले तो मीना साथियों रूपाली और गणेश दोनों के ऊपर होंगी। मीना जो होंगी वो गणेश और उसके बाद रूपाली दोनों से ऊपर मीना होंगी। लेकिन साथियों गणेश और रूपाली में कौन ऊपर नीचे होगा ये तय नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं। गणेश को मोती से कम मिले। साथियों गणेश मोती के नीचे आएगा, गणेश आएगा मोती के नीचे और उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं थे। मतलब इसका ये कंफर्म हो चुका है साथियों कि गणेश सबसे नीचे नहीं होगा, इसका मतलब नीचे होंगी रूपाली। आगे बढ़ जाते हैं। अंकों के अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है। अवरोही का मतलब होता है साथियों, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम अवरोही का मतलब होता है और घटता का मतलब ज्यादा से कम की ओर। तो साथियों कितने लोग हैं यहाँ पर, क्या सारे हमारे आ चुके हैं। एक बार वो पढ़ लेते साथियों, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यही कंपटीशन है। एक बार और पढ़ते हैं। एक परीक्षा में राज को मोती से अधिक मिले तो बिल्कुल लिखा वे अंक उतने नहीं थे जितने मीना के थे। मीना मतलब साथियों राज से भी अधिक लेकर आइए। मीना के अंक राज से भी ज्यादा है, मतलब राज को मोती से तो ज्यादा मिले, मतलब मीना से क्या कम मिले। मीना के बराबर अंक नहीं थे राज के, यही कहा गया। तो मीना सबके ऊपर आएंगी। अब हमारा कंफर्म हो चुका है साथियों कि ये पैटर्न इस प्रकार होगा, इस प्रकार से। तो आगे पढ़ते हम लोग, क्या कहा गया, अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन होगा। अवरोही का मतलब होगा घटता, घटते का मतलब होगा ज्यादा से कम की ओर। साथियों ज्यादा से कम, ये आपको याद रखना। तो सबसे ज्यादा आया मीना, मीना के बाद आया दूसरा नंबर किसका, राज का। तो राइट उत्तर होगा दोस्तों राज। तो इस प्रकार आपको सोल्व करना है दोस्तों। डाउट आए तो मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपको डाउट है, या फिर दो दो तीन तीन बार इसको आप लोगों को देखना होगा दोस्तों। बाद में क्लास के बाद आप लोग इसे पीछे करके वापस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले प्रश्न में लिखा है साथियों, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके राम 18 दिनों में एक किताब लिखता है। 12 दिनों में पूरी किताब लिखने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे लिखना चाहिए? तो साथियों, मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये मिश्र समानुपाती जब भी आपके सामने आए, M1 D1 और H1 बटे में करना W1 बराबर होगा M2 D2 और H2 बटे W2 के। अब आपको ये समझना होगा साथियों, अब आप लोगों को ये समझना होगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमें दी गई है और पूछा क्या है। तो साथियों, हमें यहाँ वर्क भी नहीं बताया, किताब, एक किताब के बारे में बात कर रहा है और आगे भी पूरी किताब उसी के बारे में बात कर रहा है। हमें यहाँ पर घंटे दिया है और दिन दिया है। यहाँ आदमी भी हमें नहीं बताया। M1 का मतलब होता है मेन, D1 का मतलब होता है दिन और H का मतलब होता है यहाँ पर हावर यानी घंटा और W का मतलब होता है साथियों वर्क। तो अब इसमें से क्या क्या दिया वो उठा लेते हैं। D1 दिया और गुणा H1 दिया बराबर होगा D2 गुणा H2 के। अब आपको क्या करना है, यहाँ बोला प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है और 18 दिन में एक किताब बना रहा है, मतलब D1 और H1 का वैल्यू दिया। फिर ये कह रहा है कि इसी किताब को 12 दिनों में, मतलब दिन का वैल्यू दिया D2 बराबर 12 और यहाँ कहा जा रहा है कितने घंटे उसे प्रतिदिन लिखना पड़ेगा। तो साथियों H2 का मान आपको पूछा है, तो यहाँ H2 बराबर इधर ही रख लोगे और 18 गुणा 8 गुणा का 12 इधर आएगा तो भाग में जाएगा और 4 3 12 बनेगा साथियों। 4 दूनी 8, 3 छंग 18 और 6 दूनी 12। तो साथियों H2 मतलब था घंटे, तो 12 घंटे प्रतिदिन उसे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को देखिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बस M1 D1 H1 बटे W1 बराबर होगा M2 D2 H2 बटे W2 के। कभी भी आपके आंसर गलत नहीं होंगे। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनको अवरोही क्रम में आपको बता चुका हूँ। अवरोही में दोस्तों याद रखने के लिए छोटा आ लिखा है, इसका मतलब होता है घटता क्रम, और घटता क्रम का मतलब होता है साथियों ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर। मेरे जिन भोले भाले दोस्तों को नहीं याद है वो समझ ले, ज्यादा से कम की ओर। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक होता है आरोही। आज मैं आपका आरोही अवरोही कंप्लीट कर देता हूं साथियों। आरोही में बड़ा आ लिखा है साथियों, इसलिए बढ़ता क्रम इसका मतलब होगा, और बढ़ते क्रम का मतलब होगा दोस्तों कम से ज्यादा की ओर लिखना, कम से ज्यादा की ओर लिखना। तो यहाँ पर बोला अवरोही, इसका मतलब ये समझेंगे दोस्तों कि हमें लिखना है ज्यादा से कम की ओर। ज्यादा से कम की ओर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखा जाएगा। सबसे बड़ा अंक यहाँ पर है साथियों 9 से छोटा है 8 से छोटा यहाँ 7 नहीं है। यहाँ इसके बाद साथियों 6 होगा, 6 से छोटा कौन है? 6 से छोटा यहाँ 5 है साथियों, 5 से छोटा यहाँ 4 है, और 4 से छोटा यहाँ पर 3 हमें दिया है इन अंकों में, और यहाँ पर भी हमें 3 से छोटा 2 भी दिया है और 1 भी दिया। तो साथियों हमने क्या करा, इन अंकों को अवरोही क्रम में जमा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, इनको या क्या कहा जा रहा है ये समझना। कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कितने अंक ऐसे हैं जो पहले जिस स्थान पर थे अब भी वो उसी स्थान पर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर सभी अंकों की स्थिति बदल चुकी है। जैसे कि 2 यहाँ था दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। यहाँ पर 6 8 3 9 5 2
सॉरी 5 1 और 4, कोई भी अंक अपने पहले वाले स्थान पर नहीं है, इसलिए 1 की भी नहीं, ये आपका उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बहुत सिंपल है, समय ना गवाते हुए एग्जाम में ध्यान पूर्वक हमें करना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। एफ एम की माँ है, के का एफ से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन। हर एग्जाम के अंदर दोस्तों ये इनका एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछने को मिलता है। तो यहाँ पहले हम लोगों को प्रश्न को पढ़ के जमाना होगा, उत्तर अपने आप आपके सामने होगा दोस्तों। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। एम के की बहन है साथियों, एम जो होगी वो उसका पता चल चुका है, बहन होगी और इसका जेंडर फीमेल होगा। तो जो फीमेल है उसे नेगेटिव हम लोग करेंगे और जो मेल होगा उसे हम पॉजिटिव करेंगे। एम किसकी बहन है साथियों, के की, तो के एम का भाई भी हो सकता और बहन भी, और दोनों एक ही जनरेशन के, इसलिए दोनों को इक्वल लिखा जाएगा। तो मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। डी के का भाई, साथियों डी किसका भाई है, के का भाई, तो के की ही जनरेशन का डी होगा और डी तो पॉजिटिव होगा साथियों, प्लस होगा क्योंकि ये भाई जो है, भाई का जेंडर प्लस होगा, के का भाई होगा मतलब ये एम का भी भाई होगा। आगे क्या लिखा साथियों, एफ जो होगी एम की माँ है, एम की माँ को बताया साथियों, एक जनरेशन ऊपर लिखेंगे, एफ क्या होगी एम की माँ, और यहाँ माँ मतलब होती है साथियों फीमेल, इसलिए माइनस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, के का एफ से क्या संबंध है साथियों, तो से का मतलब हमें समझना है कि ये जिसके भी पास से लगा है इसके के क्या लगेगा, मतलब एफ के साथियों के क्या लगेगा। तो साथियों ये तो हमें पता चल चुका है कि एम की माँ है, एम इसकी पुत्री होंगी। अब ये इसका ही भाई है, मत भाई या बहन हो सकती है मेरे साथियों। के का हमें यहाँ पर जेंडर पता नहीं है, तो यहाँ पर कहने का मतलब एफ के ये क्या लगेगा या लगेगी, तो साथियों या तो पुत्र लगेगा या पुत्री लगेंगी, क्योंकि ये तीनों बहन भाई, भाई भाई बहन बहन हो सकते हैं साथियों। तो यहाँ के का जेंडर पता नहीं है, इसलिए पुत्र या पुत्री। लेकिन मेरे बहुत सारे भोले भाले साथी जल्दी जल्दी में या तो पुत्र लगा देते या पुत्री, या जानकारी अधूरी। तो साथियों क्वेश्चन में पढ़ के समझना है, यहाँ पुत्र या पुत्री, जानकारी अधूरी नहीं लगाना साथियों, या तो पुत्र होगा या पुत्री होंगी। आगे बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर एक रेलगाड़ी के बारे में बताया जा रहा, एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है साथियों। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल आपको बताया गया साथियों 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस चाल को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मतलब साथियों हमें मीटर पर सेकंड में चाल को बदल लेना है। तो ये 36 गुणा हम करेंगे 5/18, 18 दूनी होगा 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड इस रेलगाड़ी की चाल निकल कर आएगी साथियों। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, और खंबे को जब भी रेलगाड़ी पार करेगी साथियों वो सिर्फ खुद की लंबाई को पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा तो लंबाई बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय आएगा साथियों। लंबाई का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो यहाँ लंबाई बराबर निकल कर आएगा, चाल हमें दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड और समय है हमारा 15 सेकंड, तो 15 दाम 150 होगा साथियों, और 150 मीटर आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक होम थिएटर सेट 4950 का है, यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों होम थिएटर का यहाँ पर आपको अंकित मूल्य दिया 4950, इस पर पहली छूट 20% देंगे मतलब 80% निकालेंगे, और दूसरी छूट देंगे 15% मतलब
85% निकालेंगे, क्योंकि ये जो 49-50 वैल्यू थी अपने आप में 100% थी साथियों, और अब जो निकल कर आएगा उसका विक्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं 2 जीरो को 2 जीरो से साथियों। अब आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हुए पहले काट लेना वैल्यू। 5 से ये कटेगा 85, 17 बार कटेगा, 5 से ये 20 बार कटेगा दोस्तों। यहाँ पर ये 4 दूनी 8 और ये 4 पंच 20, 5 से फिर कैंसिल आउट होता है साथियों। यहाँ पर 5 9 45, 4 बचा, फिर से 5 9 45, 99 बार। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई बस आपको करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 99 गुणा 2 गुणा 17। तो साथियों कितना निकल कर आएगा, 17 दूनी 34 और 4 नाम 36, मतलब ऑप्शन जो आपका होगा बी और डी तो नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपको मल्टीप्लाई कर ही लेना है। यहाँ पर क्या करना है, 2 का 99, 17 का गुणा 2 से कर लेते तो 99 गुणा यहाँ पर बनेगा 17 दूनी 34। अब वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो बची हुई का, 4 नाम 36 कैरी 3, 4 नाम 36 और 3 39 होगा साथियों। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर होगा अब क्या, 3 का इधर 3 9 27 के साथ कैरी आया 2, 3 9 27 और 2 होता है साथियों 29। यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं, आपका फाइनल उत्तर आने वाला है 6, 9 7 16 के 6, 9 3 12 13 के 3, यहाँ बनेगा 3। तो 33 66 आया साथियों इसका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, यानी चीज़ों का अगर कंसेप्ट यदि दोस्तों आपको आता है तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपये की हानि हुई। मतलब साथियों 400 रुपये पर 25% की कटौती दी गई, इसका मतलब है साथियों 75%। 400 का 75% निकालेंगे तो उसका विक्रय मूल्य आएगा साथियों। यहाँ पर 4 का 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 7 28 और 2 होगा 30। यानी दोस्तों मैं अगर बात करूं तो घड़ी को बेचा गया 300 रुपया में, 300 रुपये में आदमी घड़ी को बेचा गया तो भी उसको 20 रुपये की हानि हुई। मतलब घड़ी का विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ला सकते हैं। 300 में बेचने पर यदि 20 की हानि होती है, मतलब घड़ी खरीदा कितने में गया होगा, 320 रुपया घड़ी का क्रय मूल्य बनकर आएगा साथियों। हानि का प्रतिशत बताना है तो हानि तो हमें मालूम है साथियों 20 रुपये की हुई। ये हानि हुई किस पर, तो 320 पर हुई, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करेंगे दोस्तों। 1 0 से 1 0 गया, ये 16 बार कटेगा, ये 4 से 4 बार और ये 25 बार। 25 का इधर भाग लगाऊंगा 6, 6 चूको 24, 1 बटे 4, 6 से 1 बटे 4% की होगी साथियों हानि। हानि होगी, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 6 से 1 बटे 4% की इसको हानि होगी। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। साथियों जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो कहीं ना कहीं शुरू में मैं मान लेता हूं उस वर्ग की जो भुजा थी नई प्रारंभिक भुजा वो 10 थी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद रखना है साथियों। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का वर्ग, मतलब भुजा का 2 बार गुणा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल था साथियों शुरू में 100 था, नई भुजा आपको निकाल लेना है वो कितने % की वृद्धि कर रहा है और कितने % की कमी कर रहा है साथियों। 10% वृद्धि कर रहा है, पुरानी भुजा 10 थी और 10 की वृद्धि करेगा मतलब 110 बटे 100, तो नई भुजा बनकर आएगी साथियों 11। तो यहाँ निकाल लेंगे हम नया क्षेत्रफल, तो भुजा का वर्ग 11 गुणा 11 यानी 121 नया क्षेत्रफल होगा। वृद्धि हो गई साथियों 21 की क्षेत्रफल में, वृद्धि 100 पर हुई, गुणा 100 करेंगे तो परसेंट में भी बनेगा 21%, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन बड़े आसान है, चीजें बस समझ में आनी चाहिए, पढ़ना आपको आना चाहिए।
आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोगों को ध्यान पूर्वक करना क्योंकि ये भी एडवांस से हैं साथियों। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है साथियों। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जब इसकी चारों भुजाओं का योग आपको बताया गया 20, इसका मतलब होता है सारी भुजाएं 5-5 होंगी साथियों, 5-5 होंगी। आगे क्या बोल रहा है? एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो साथियों आयत की चौड़ाई हमसे बात कर रहा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि आयत की चौड़ाई भी 5 होगी। क्यों होगी साथियों? क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होते हैं। आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, और आयत की जो लंबाई होगी उसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो साथियों यहाँ पर हम निकाल सकते आयत की लंबाई वर्ग की चौड़ाई का दुगना, मतलब 5 का दुगना 10 होगा। आयत की लंबाई भी निकल कर आ गई 10 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि जो क्षेत्रफल आएगा साथियों वो आएगा 10 गुणा 5 बराबर 10 5 होता है 50, और सेंटीमीटर वर्ग आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए साथियों। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास आप लोगों के लिए। एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरआरबी, ग्रुप डी, इन एग्जाम्स के लिए ये जो क्लास है दोस्तों आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ रामबाण साबित होगी। आपको बहुत फायदा एग्जाम के अंदर होने वाला है, इसलिए दोस्तों रेगुलर इस क्लास के अंदर बने रहें। और साथियों यदि क्लास अच्छी लग रही है आपको तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।